हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता की एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आप सभी ने वो प्रश्न सभी देख लिए होंगे और आपने एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, शुरुआत के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उनमें मैंने जो शुरू के 2 वीडियो दिए हैं उनमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी कराया है बच्चों। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेहद जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी बिल्कुल, और कोई भी प्रश्न आपको समस्या नहीं देगा। ठीक है, तो मेन है कॉन्सेप्ट। तो पिछली वीडियोस को देखना बेहद जरूरी है, तभी आप ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम इस 13.1 जो आपकी एक्सरसाइज है इसे समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ ही प्रश्न इसमें बचे हैं, आइए उन्हें ले लेते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो जो 12वां जो प्रश्न है 11 तक हमने आपको करा दिए थे। ठीक है, 12वां आपका प्रश्न है। 12वां देखिए क्या कहा है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यानी जो जन्म लेगा बच्चा वो लड़की भी हो सकता है या लड़का भी हो सकता है, दोनों के होने के चांसेस जो है वो 50-50% है, बराबर वो है चांसेस। ठीक है, अब आगे बोल रहा है यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये दोनों ही बच्चे लड़की होंगे, इस बात की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है। यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। 2 पॉइंट्स हमसे पूछे हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे ये कह रहा है कि एक परिवार में जो है बच्चा हुआ है तो वो लड़की या लड़के होने के जो परिणाम है वो समान है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी, दोनों की समान संभावना है। अब यदि उस परिवार में 2 बच्चे हैं तो भाई 2 बच्चे अगर उस परिवार में है तो किस मतलब कैसे कैसे बना सकते हैं हम, मतलब कि दोनों ही बच्चे या तो लड़का हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ही बच्चे लड़कियां हो सकता है एक बच्चा लड़का हो एक बच्ची लड़की हो, तो कंडीशन ये बनेंगी। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले सवाल नंबर है आपका 12वां, परिवार में 2 बच्चे हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी प्यारे, एस। तो हो सकता है बच्चों दोनों ही बच्चे लड़के हों, यानी पहला बच्चा भी लड़का हो दूसरा बच्चा भी लड़का हो, या पहली बच्ची लड़की हो दूसरी बच्ची भी लड़की हो, या हो सकता है पहला बच्चा लड़का हो दूसरी बच्ची लड़की हो, या पहला बच्चा लड़की हो दूसरा बच्चा लड़का हो। ये कंडीशन बनेंगी। भाई एक परिवार में 2 बच्चों ने जन्म लिया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहले बच्चे का जन्म हुआ, हो सकता है वो लड़का हो, फिर दूसरे का हुआ वो भी लड़का हो तो बी बन सकता है। हम लड़का को बी मतलब बॉय से ले रहे हैं और लड़की को जी मतलब गर्ल से ले रहे हैं, तो ठीक है। अब जरूरी नहीं है पहला बच्चा लड़का दूसरा बच्चा भी लड़का हो सकता है पहला बच्चा लड़की हो फिर दूसरे बच्चे का जन्म हुआ हो वो भी लड़की हो, या जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जो पहले हुआ हो वो लड़का हो बाद में हुई हो वो लड़की हो, या ऐसे भी हो सकता है जो पहले हुई हो वो लड़की हो बाद में हुआ हो वो लड़का हो। तो ये 4 कंडीशन बच्चों बन रही थी, वो पॉसिबल कंडीशन हमने लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि NS नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं 4। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना ई घटना इस बात को कह रही है कि दोनों बच्चे क्या हों, दोनों बच्चे लड़की हों। दोनों बच्चे लड़की हों तो यहां से दोनों बच्चे लड़की वाला कितने सैंपल पॉइंट है, 1 जी और जी, तो NE कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा क्योंकि सैंपल पॉइंट एक ही ऐसा है जिसमें 2 लड़की हो। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो PE बराबर NE/NS यानी 1/4 आ गई PE। ठीक है भाई,
हमसे ई घटना में ये कहा है, हमने वो घटना ई मान ली जिसमें हमसे ये कहा है कि दोनों बच्चे लड़की हों, तो दोनों बच्चे लड़की हों ऐसे कितने एक ही है, ठीक है। तो एक प्रायिकता NE/NS 1/, और टोटल कितने में से 4 में से दोनों ही बच्चे लड़के हों, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट बनना है, एक, दोनों ही बच्चे लड़की हों। और कितने में से बनना है ये, 4 में से, 4 में से एक ही सैंपल पॉइंट ऐसा है जिसमें दोनों बच्चे लड़की हों, तो 1/4, 4 में से एक ऐसा सैंपल पॉइंट है जिसमें दोनों ही बच्चे लड़की हैं। तो इसकी प्रायिकता हमसे पूछी है क्या है, ठीक है। यदि यह दिया गया है, यदि यह दिया गया है पहले पॉइंट में, क्या दिया गया है, ये F घटना हो जाएगी, ठीक है बच्चों। माना ये घटना क्या है, F है। हमें ये दिया गया है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ठीक है बच्चों। पहली घटना में हमसे ये कहा गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो। अब सबसे छोटा बच्चा लड़की होने का मतलब क्या है, जो दूसरे नंबर पे होगा वो तो छोटा होगा, जो पहले हुआ वो तो बड़ा है भाई। 2 बच्चे हुए, तो जो पहले जन्म हुआ वो बड़ा, बाद में जन्म हुआ वो छोटा, तो सबसे छोटा बच्चा लड़की होनी चाहिए। इट मीन्स दैट उसका जन्म दूसरे नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या होंगे, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट इसमें छोटा बच्चा लड़की है, तो ये छोटा बच्चा लड़की होनी चाहिए। और बड़ा बच्चा कुछ भी हो, हमसे तो कुछ कहा नहीं है भाई, छोटा बच्चा लड़की होना चाहिए। बड़ा बच्चा कुछ भी हो सकता है, हमसे थोड़ी कहा है कि ये होना चाहिए। छोटे बच्चे के बारे में कही गई है, यानी जो दूसरे नंबर पे हुआ है उसके बारे में कही गई है। पहले नंबर पे क्या हुआ है कुछ नहीं कह सकते, लड़का भी हो सकता है लड़की भी। तो देखिए, लेकिन दूसरे नंबर पर लड़की आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि उसने कहा है छोटा बच्चा लड़की हो, मतलब दूसरे नंबर पर जो हुआ है वो तो छोटा होगा। तो पहले देखिए ये भी चलेगा, पहले नंबर पे बॉय हुआ हो सकता है, दूसरे नंबर पर लेकिन लड़की चाहिए तो है, ये चल जाएगा नहीं, क्योंकि पहले नंबर पर लड़की है, दूसरे नंबर पर चाहिए थी हमें लड़की, दूसरे नंबर पर लड़का आ रहा है तो ये नहीं चलेगा। ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, क्योंकि पहले नंबर पर तो कुछ भी हो, लड़का हो या लड़की हमें मतलब नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर जरूर लड़की होनी चाहिए, वो है इसमें। तो कितने सैंपल पॉइंट बनना है जिसमें दूसरे नंबर पर लड़की है, छोटा बच्चा लड़की है, और 2 सैंपल पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए NF कितना हो जाएगा 2, तो PF कितना हो जाएगा 2/4, क्योंकि NF = होता है PF = NF/NS। तो NF कितना है 2, NS कितना है 4, तो यानी 1/2 आ गई। अब कॉमन निकालेंगे इन दोनों में, कॉमन E/F, तो इन दोनों में कॉमन है क्या कुछ, देखिए यहाँ पे G और यहाँ पर भी G आ रहा है, तो G, तो NE/F कितना हो गया प्यारे 1, तो PE/F कैसे निकालेंगे, NE/F नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट NE/F/NS, तो कितने हैं 1/4। अब हमसे क्या पूछा था, दोनों बच्चे लड़की हों इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी इसकी निकालनी है। यदि ये दी है तो जिसकी निकालनी होती है वो कहाँ आती है ऊपर, जिसकी दी होती है वो नीचे। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, साफ साफ कहा है सवाल में, देख लीजिए। और ये हमें दे रखा है, तो यानी कि ई ऊपर आएगी, यानी कि दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता, दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता यदि छोटा बच्चा लड़की हो, यदि छोटा बच्चा लड़की हो तो क्या होगी, PE/F = PE/F/PF, ठीक है। क्योंकि E की पूछी है तो E ऊपर आएगा, F दे रखा है, तो इसकी वैल्यू 1/4 और PF कितना है 1/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, या इससे इसको काट दो तो 1/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने ये सवाल किया, ठीक है। तो समझ में आया ना, सवाल हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जो है उसको समझना है, चीज़ों को जो है प्रैक्टिकली सोचना है कि हाँ ये हो सकता है। आप इस प्रायिकता में जितना सोच लेंगे आपका उतना ही ठीक आंसर आ जाएगा।
और आप सोच नहीं पाएंगे तो फिर आपको समस्या आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 1/2 क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और है, चलो यहीं साइड में कर देता हूं। ये तो पहला पॉइंट था ना भाई, दोनों बच्चे लड़की हो इस बात की प्रायिकता पूछिए कब? नंबर 1 जब छोटा बच्चा लड़की हो, और नंबर 2 अब दूसरा पॉइंट। अब ये सवाल यहां से बदल जाएगा, यहां तक तो सेम है भाई, दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता बताओ। यदि पहले पॉइंट में पूछा था सबसे छोटा बच्चा लड़की हो तो उसके लिए हमने निकाल दिया, अब दूसरे पॉइंट में पूछा है तो यहाँ के बाद ये चीज़ तो यही यूज होगी, इसके बाद अब ये पॉइंट भी यूज होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हमसे क्या कहा गया था, देखिए दूसरे पॉइंट में हमसे कहा है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। यानी अब इसको हम मान लेते हैं, कोई घटना मान लीजिए, माना इस घटना को मान लेते हैं ए। ये क्या कह रही है? न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। पहले क्या दिया था कि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता बताओ। अब कह रहे हैं यदि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो तो सबसे छोटा, तो दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता बताओ। समझ में आ रहा है? न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता बताओ। दूसरा पॉइंट मतलब ये है। तो भाई न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो इसका मतलब क्या है? न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, इट मीन्स दैट कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, यानी कम से कम एक बच्चा लड़की हो सकता है और एक से ज्यादा बच्चे भी लड़की हो सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम का मतलब क्या है? जो कहा है वो और उससे ज्यादा भी। तो न्यूनतम एक बच्चा लड़की है यानी एक बच्चा भी लड़की हो सकता है और एक से ज्यादा यानी दोनों बच्चे भी लड़की हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? प्रत्यय समष्टि। एक बच्चा लड़की होने के लिए क्या क्या आ रही है कंडीशन? देखो, एक बच्चा लड़की आ रहा हो, पहले ना उठा लो। तो इसमें एक बच्चा लड़की आ रहा है, इसमें भी एक बच्चा लड़की आ रहा है, तो बी और जी आ सकता है क्योंकि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। जी और बी भी आ सकता है क्योंकि एक बच्चा न्यूनतम इसमें लड़की है, और ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे लड़की हो सकते हैं। तो दो बच्चे लड़की वाला कितना है? ये रहा, जी और जी। तो एन ए कितना हो गया? 3। तो पी ए कितना हो गया? एन ए अपॉन एन एस। तो कितना हो गया भैया? 3 और बटे 4, 3/4 आ गई। अब प्रायिकता पूछिए, दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता बताओ यदि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। ठीक है, यहां लिखेंगे न्यूनतम एक बच्चा लड़की, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो तो दोनों बच्चों के लड़की होने की क्या प्रायिकता पूछी है। ठीक है प्यारे, प्रायिकता तो क्या होगा? इसकी पूछिए ई की, तो ये ऊपर आएगा पी ई अपॉन, और ये हमें दी है ए बराबर पी ई इंटरसेक्शन ए, पी ए ई इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो वही पहले तो पी ई इंटरसेक्शन ए निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में कॉमन देख लो, ई और ए में भाई ई की कंडीशन बन रही है हमारी ये वाली, है ना, और ए की कंडीशन बन रही है हमारी ये वाली। इन दोनों में कॉमन है कुछ, एक ही कॉमन है। तो यानी कि ये कितना होगा यहाँ से भाई पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ई इंटरसेक्शन ए, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कितने पॉइंट हैं? ई में और ए में कॉमन कितने? एक ही पॉइंट है, जी 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 जी। तो एक कॉमन पॉइंट है, कितने में से? 4 में से। तो अब इसकी वैल्यू ये होगी, यहाँ लगा दो आप। तो पी ई अपॉन ए बराबर 1/4 बटे पी ए की वैल्यू 3/4। सॉरी स्टूडेंट्स, इससे बच्चों ये कट जाएगा। तो फाइनली 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको ये करना है। समझ में आया ना? हमें ये कहा था कि दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता बताओ। नंबर 1 जब सबसे छोटा बच्चा लड़की हो तो वो निकाल दी, और फिर से यही बात कि दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता बताओ। नंबर 2 जब न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो तो वो निकाल दिया। ठीक है,
तो ये चीज हमें पूछी है, दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता, दोनों बच्चे लड़की होने के लिए एक ही पॉइंट है, तो कितने में से 4 में से, तो 1/4 प्रायिकता आ गई। न्यूनतम एक बच्चा लड़की, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, मतलब जो दूसरे नंबर पर हुआ है वो लड़की हो, पहले नंबर पर जो हुआ है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लड़का भी लड़की भी। तो 3 सैंपल पॉइंट, 2 सैंपल पॉइंट बने, पहले नंबर पर जो हुआ है वो कुछ भी हो सकता है, लड़का भी लड़की भी, लड़का है तो दूसरे नंबर वाली लड़की होनी चाहिए, और पहले नंबर वाला कुछ भी हो सकता है, लड़की है, चलो इस बार दूसरे नंबर वाली लड़की होनी चाहिए। 2 पॉइंट है, PF निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, फॉर्मूला लगा दिया, वही चीज़ है। यहाँ चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचिए, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल आपका 12वां समाप्त हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे शब्दों पर, मेरे बोल पर विशेष ध्यान आपको देना है, और लिखाने पर, दोनों पर गौर देंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और फिर भी हल्का फुल्की दिक्कत रहती है तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लिया करो, ठीक है, तो वो जो रहती है ना वो भी नहीं रहेगी, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों, उसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट सूचना बच्चों, हम जल्द ही क्लास 12th और 10th का न्यू बैच बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, जिसमें बच्चों हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, मॉडल पेपर देंगे, मैथ का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, मैं खुद अपनी देख रेख का सॉल्यूशन होगा, मेरी ही कॉन्सेप्ट होगा, उसमें सारी चीज़ें बहुत सिंपल वे में होंगी, ठीक है बच्चों। तो पूरा सॉल्यूशन मैथ का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, प्रीवियस ईयर में जो पूछे जाते हैं वो पेपर, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न, ये सारा डाटा, पूरा स्टडी मटेरियल मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई बहन हैं या जो 11th से 12th में आए हैं और 9th से 10th में आए हैं, उनको बताना है, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये खबर फैलानी है बच्चों, जल्दी हम ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पहले 15 मार्च से सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा सा डिले करेंगे क्योंकि अभी क्लास 11th और 9th वालों के जो है होम एग्जाम नहीं हुए हैं, तो थोड़ा दिन वेट करेंगे और जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, मतलब हम जो है, ठीक है, 10-12 दिन के अंदर, 15 तारीख के बाद में या 20-25 के आसपास होम एग्जाम फिनिश हो जाएंगे, या हो सकता है 1 अप्रैल से भी शुरू कर दें, तो जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है बच्चों। बस आपको ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये बात बतानी है, ठीक है बच्चों। आप लोग भी अब हमारे लिए कुछ कीजिए, हम आपके लिए भी बहुत दिन से कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसमें कहा गया है बच्चों कि एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं, मतलब 300 तो आसान प्रश्न है सत्य प्रकार के, और 200 सत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है, यानी आसान और कठिन दोनों टाइप के हैं, सत्य प्रकार के, ठीक है। फिर 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न हैं और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता बतानी है। आसान प्रश्न हो लेकिन बहुविकल्पीय, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ वैरायटी ना लिख लेते हैं पहले बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13। बच्चों 2 टाइप के प्रश्न है हमारे पास, एक तो आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न, इजी क्वेश्चंस, ठीक है, और एक है बच्चों कठिन प्रश्न, ठीक है। और ये 2 टाइप के हैं, आसान प्रश्न भी 2 तरीके के हैं और कठिन प्रश्न भी 2 तरीके के हैं। एक तो बच्चों हैं सत्य प्रकार के, सत्य असत्य टाइप के हैं बच्चों ये, ठीक है। और दूसरे हैं बहुविकल्पीय प्रकार के, बहुविकल्पीय, ठीक है, 2 टाइप के हैं ये, ओके। तो यहां पर थोड़ा सा हम टेबल टाइप की ड्रॉ कर लेंगे बच्चों एक, ठीक है, एक टेबल सी बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, इसमें क्या कहा है। इसमें कह रहे हैं जो जो चीज दे रखी है वही वही लिख दो बस। प्रशिक्षक के पास 300 सत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं, 300 सत्य प्रकार के, तो सत्य प्रकार के 300 आसान प्रश्न है।
आसान प्रश्न है तो आसान के नीचे, और सत्य सत्य प्रकार के हैं सत्य सत्य प्रकार के सामने। तो हमसे कहा 300 प्रश्न है आसान लेकिन सत्य सत्य है वो, तो आसान है और सत्य सत्य है, मतलब कहाँ आएंगे, यहां पर आएंगे बच्चों, ठीक है। यहां पर 300 प्रश्न आसान है और सत्य सत्य प्रकार के हैं, तो 300 प्रश्न। फिर आगे 200 सत्य सत्य प्रकार के कठिन है, सत्य सत्य प्रकार के ही हैं लेकिन कठिन है, तो कठिन के नीचे कितने हैं, 200, ठीक है। 200 कठिन सत्य सत्य प्रकार के। फिर आगे बोला है 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न है, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के, तो बहुविकल्पीय 500 लेकिन आसान है, तो नीचे आएंगे यहाँ पे 500 बहुविकल्पीय लेकिन आसान, तो आसान के नीचे आएंगे, ठीक है। और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के लेकिन कठिन प्रश्न है, तो 400 बहुविकल्पीय कठिन के नीचे कठिन है, कठिन नीचे लिखेंगे, मतलब 400 हो गए, ठीक है, क्लियर। 300 आसान प्रश्न है सत्य सत्य प्रकार के, 200 कठिन प्रश्न है सत्य सत्य प्रकार के, 500 आसान प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रकार के, 400 कठिन प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रकार के। इज दैट क्लियर। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुल सत्य सत्य प्रकार के प्रश्न कितने, कुल टोटल, तो सत्य सत्य वाली लाइन में चले जाओ, 300 तो ये रहे सत्य सत्य और 200 ये रहे, तो कुल कितने हो गए, 500 हो गए कुल। तो कुल सत्य सत्य प्रकार के हो गए 300 और 200 500। अगर मैं कहूं कुल बहुविकल्पीय कितने, तो बहुविकल्पीय 500 ये रहे, 400 ये रहे, तो कुल कितने हो गए 900। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आसान प्रश्न कितने हैं, टोटल आसान प्रश्न, तो 300 आसान ये रहे, 500 आसान ये रहे, कितने हो गए 800 आसान प्रश्न हो गए, ठीक है। अगर मैं कहूं कुल कठिन प्रश्न कितने हैं, तो 200 कठिन ये रहे, 400 कठिन ये रहे, 600 हो गए। आपने जोड़ेंगे 800 और 600 14, या 500 और 900, 500 900 1400, कुल मिला के 1400 प्रश्न बैठ रहे हैं, और इसको हम कह देंगे NS। कितना ये NS हो गया, कुल 1400 प्रश्न है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या पूछा है, वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो टेबल में समझ में आया सारी चीज़ें हमने कैसे लिखी। अब देखिए इसमें हमसे पूछा क्या है प्यारे बच्चों, हमसे पूछा है यदृच्छा एक प्रश्न चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता पूछी है, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो हम मान लेते हैं ई आसान प्रश्न, आसान प्रश्न, तो भैया ई आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो कुल आसान प्रश्न कितने हैं, तो आसान प्रश्न जो कुल हैं बच्चों वो हैं हमारे 800। तो अगर मैं कहूं पीई कितना आ जाएगा, तो NE अपॉन NS, तो भैया 800 और टोटल 1400, ठीक है, काट लेंगे बाद में। F क्या है, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, तो F हम मान लेते हैं, ये माना हमने E आसान और ये माना F बहुविकल्पी, आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय। तो कुल बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय जो प्रश्न है बच्चों वो है हमारे टोटल 900, यानी इसे हम कह सकते हैं NF। तो PF कैसे निकालेंगे, NF अपॉन NS, तो 900 बटे 1400, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन, आसान लेकिन बहुविकल्पीय, कॉमन क्या होगा, आसान हो और बहुविकल्पीय हो। तो देखिए आसान की अगर लिस्ट में जाए तो आसान में ये प्रश्न आ रहे हैं और बहुविकल्पीय में जाए तो ये प्रश्न आ रहे हैं। तो अब ऐसा नंबर देखो जो आसान में भी आ रहा हो बहुविकल्पीय में भी आ रहा हो, आसान लेकिन बहुविकल्पीय, तो आसान में आ रहा है देखो 500 और बहुविकल्पीय में भी 500, तो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन वैल्यू हो गई नहीं हो गई, आसान भी है बहुविकल्पीय है। तो आसान बहुविकल्पीय, आसान बहुविकल्पीय प्रश्न NE इंटरसेक्शन F कितने 500, तो PE इंटरसेक्शन F कैसे निकालेंगे, NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS, यानी कि ये 500
बटे टोटल 1400। ठीक है, अब हमसे कहिए आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता यानी PE/F बराबर PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ठीक है, आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो PE/F इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है 500 बटे 1400, और PF कितना दे रखा है, इसकी मजबूती नहीं पड़ी PE की। PF कितना दे रखा है, PF हमें निकाला है अभी 900 बटे 1400 ना, 900 बटे 1400, 1400 से 1400 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 5 बटे 9 आंसर। ठीक है, 9 में से 5% आसान बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त। तो बहुत मैंने सिंपल तरीके से, बहुत आसान, बहुत सिंपल और बहुत धीमे समझाया जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका बच्चों जो प्रश्न था, ये 13वां प्रश्न था बच्चों 13.1 का। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न भी आपका समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। तो सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना, चीज़ों को मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप फोकस नहीं करें तो फिर आपको समस्या आ सकती है। ठीक है प्यारे, चलिए तो अगले प्रश्न को ले लेते हैं। 14वें प्रश्न में देखिए क्या क्या है। यह दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। भाई ये दिया गया है, ये दिया गया है कि 2 पासों को अगर हम फेंकेंगे तो जो संख्या आएंगी वो भिन्न भिन्न आएंगी, अलग अलग, सेम नहीं है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता बताओ। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। तो भाई पहले तो 2 पासे फेंके जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 2 पासे फेंकने पर 2 पासों के लिए NS कितना होगा भैया, 36 होता है, तुम जानते हो। ठीक है, अब दिया क्या है, ये दिया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। ये दिया है, ये दिया है, और दोनों का योग 4 होने की प्रायिकता पूछी है। ठीक है, तो हमने माना ई क्या कह रही है, ई घटना हमने मान ली कि दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या आए, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, अलग अलग संख्या आए, संख्या आना। भाई ई घटना ये हमें दिया है कि दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या आए, तो भिन्न भिन्न संख्या आएंगी तो कितने परिणाम बनेंगे बच्चों, तो कुल परिणाम बनेंगे भिन्न भिन्न, यानी एक के साथ एक नहीं आ सकता, एक के साथ एक नहीं आ सकता, क्योंकि वो भिन्न भिन्न नहीं होंगे ना, सेम परिणाम होंगे। तो सेम सेम नंबर नहीं लेने हैं, यानी पहले पासे पर जो नंबर आ रहा है वही नंबर दूसरे पासे पर नहीं आना चाहिए। दोनों पे जो सेम सेम नंबर है वो नहीं लेने। तो 1 1 नहीं ले सकते, सेम सेम है, भिन्न भिन्न नहीं है। 2 2 नहीं ले सकते, सेम सेम है। 3 3 नहीं ले सकते, 4 4 नहीं ले सकते, 5 5 नहीं ले सकते, 6 6 नहीं ले सकते। तो ये 6 परिणाम नहीं लेंगे 36 में से, तो कुल कितने परिणाम बचेंगे, 30 बचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे बचेंगे 30। देखो 1 1 नहीं ले सकते, तो 1 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, 1 4 ले सकते हैं, 1 5 ले सकते हैं, 1 6 ले सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही 2 1 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 2 2 नहीं ले सकते, 2 4 ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं, 3 3 नहीं ले सकते, जो 3 3 सेम सेम हो जाएगा। 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 नहीं आ सकता, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। दोनों अलग अलग होनी चाहिए, ऐसे रिजल्ट लेना है। 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 नहीं आ सकता, 5 6 आ सकता है, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 6 नहीं आ सकता। तो कुल कितने परिणाम हो गए भाई, NS हो गए, NE हो गए, 30 परिणाम होंगे टोटल। तो 5 6
30, ठीक है, 5 6 30। भाई सेम जो रिजल्ट आएगा वो नहीं लेना, पहले पे भी 1 दूसरे पे भी 1 नहीं लेना, पहले पे भी 2 दूसरे पे भी 2 नहीं लेना, पहले पे भी 3 दूसरे पे भी 3 नहीं लेना, पहले भी 4 दूसरे पे भी 4 नहीं लेना, पहले पे भी 5 दूसरे पे 5 नहीं लेना, पहले पे भी 6 दूसरे पे 6 नहीं लेना, यही नहीं लेने, बाकी सब लेने। 36 में से 6 तो नहीं लेने, तो बाकी 30 तो बचे, यही बचे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। ई घटना तो ये थी कि दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या है, तो टोटल 30 बनना है। अब एफ घटना क्या है बच्चों, एफ घटना मान ली हमने, मान ली घटना एफ ये कह रही है कि दोनों का योग 4 होने की प्रायिकता, दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग बराबर 4 हो। तो अब इसमें से वो उठा लो भाई, वो उठा लो कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 आए, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 हो, ठीक है। तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 कब कब हो सकता है, देखिए इसमें 4 कब कब हो सकता है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 हो, ठीक है। तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 कब हो सकता है, 1,3 ले लें तो 4 हो जाएगा, 3,1 ले लें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और कब 4 हो सकता है भाई, 2,2 ले लें तो 4 हो सकता है, ठीक है। और कब 4 हो जाएगा, 1,3 2,2 हो गया, और 4, तो कुछ नहीं, 4 योग 4 आना चाहिए, तो 1,3 3,1 2,2 हो सकता है। और कोई 4 आ सकता है कि 2,2 आ गया, 3,1 आ गया, अब कोई 4 नहीं आ सकता, तो ये आ गई, ये हो गई। तो NF कितने हो गए यहाँ से, NF 3। तो अब इनकी वो निकालो, ये प्रायिकता, तो यहाँ से वो निकालो, कॉमन ले लो पहले, कॉमन क्या हुआ, कॉमन E इंटरसेक्शन F, कॉमन पॉइंट कितने हैं, 1,3 3,1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें भी 1,3 3,1 है, इसमें भी 1,3 और 2 हैं, 1,3 3,1। तो प्रायिकता निकालो PE इंटरसेक्शन F, तो NE इंटरसेक्शन F कितने 2, और टोटल कितने 36, यानी कि 1/18। ऐसे ही हमें क्या पूछिए, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं आना, ये तो हमें दिया है, और दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 हो, इस बात की प्रायिकता पूछी है। तो ये पूछी है, तो ये आएगी ऊपर और ये आएगी नीचे। तो यहाँ से PE निकाल लो, PE बराबर NE/NS, तो NE/NS यानी कि 15 बार और ये 18 बार, फिर 3 से काटेंगे तो 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 18 बार, 3 से काटो 3 पंजे 15, 3 6 18, 5/6। तो भैया हमसे पूछिए PF/E, क्योंकि ये तो हमें दिया है, किताब में साफ कही है, दिया है तो नीचे, इसकी पूछिए तो ऊपर। तो PF इंटरसेक्शन E बोल दो या PE इंटरसेक्शन F बोल दो, एक ही बात होती है। और नीचे क्या आएगा, PE। तो ऊपर कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू 1/18 और इसकी वैल्यू 5/6, 6 तिया 18, तो 1/15 आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका 14वां प्रश्न। कौन सा था ये, 14वां प्रश्न। इसका भी बच्चों आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया ना कैसे हुआ सारी चीजें। बस हर चीज को मैं जो बोल रहा हूँ लिखा रहा हूँ, दोनों पे फोकस करना, आराम से क्लियर हो जाने वाला। चलिए अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है बच्चों क्या है, देखिए 15वां प्रश्न, ध्यान से समझिएगा, ओके, पढ़िएगा, पहले ध्यान से पढ़िए। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासा है, उसको फेंका गया है, उसके जो परिणाम आएंगे उस पर चेक हमें सोचना है। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, यानी पासे को फेंका और पासा फेंकने पे यदि 3 का गुणज आता है, 3 का गुणज मतलब जो 3 से कट जाए वो, तो 3 का गुणज आता है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। भाई हमने पासे को फेंका और 3 का गुणज आया, 3 का गुणज मतलब जो 3 से कट जाती है वो संख्याएं, तो 3 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 3 से जो कट जाए, एक तो 3 से 3 ही कट जाएगा और एक 3 से 6 कट जाएगा, ये तो कर सकते हैं 2 नंबर सिर्फ पासे में से। तो अगर 3 का गुणज आएगा तो पासे को फिर हम दोबारा फेंकेंगे। अगर मान लीजिए हमने पासे को फेंका और 3 का गुणज आ गया तो फिर पासे को हमें दोबारा फेंकना है, ठीक है।
और यदि कोई अन्य नंबर आया, भाई 3 का गुणज ना आया तो कुछ और आएगा, अगर कुछ और आया तो फिर सिक्के को छालेंगे। ठीक है, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 को प्रकट 3 को होना है दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता बताओ। सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता, तो पहले रिजल्ट लिख लेते हैं, ध्यान से समझ के आ जाइए। 15वां प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब इसमें बोल रहे हैं यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकेंगे, और 3 का गुणज नहीं है तो फिर सिक्के को फेंकेंगे। तो देखिए यहां पर लिखेंगे पासे को फेंकने पर, ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए पासे को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आ जाएगा। लेकिन 1 आया तो 1 क्या है, 1 3 का गुणज है, नहीं है, तो 3 का गुणज नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, दोबारा में फिर सिक्के को छालेंगे। तो भाई हमने पासे को फेंका, मान लीजिए 1 आ गया और 1 3 का गुणज नहीं है, तो किताब में कहा है 3 का गुणज नहीं है तो फिर सिक्के को फेंकोगे। तो भाई 1 3 का गुणज नहीं है तो हम सिक्के को छालेंगे। सिक्के को छालेंगे तो क्या आ सकता है, हेड भी या टेल भी। तो 1 के साथ में हेड भी आ सकता है, 1 के साथ में टेल भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको। हमने पासे को फेंका तो मान लीजिए 1 आया और 1 3 का गुणज नहीं है तो फिर हम सिक्के को छालेंगे। तो सिक्के को छालेंगे तो दूसरी बार में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो 1 के साथ हेड भी, 1 के साथ टेल भी। या फिर मान लीजिए 1 नहीं आया, 2 आया, तो 2 भी 3 का गुणज नहीं है तो फिर सिक्के को छालोगे। तो फिर 2 के साथ हेड भी आ सकता है या टेल भी। और मान लीजिए 3 आ गया तो 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है तो फिर अब सिक्के को नहीं, अब छालेंगे पासे को। और जब पासे को छालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 3 के साथ में पासे को छालेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है भाई, 3 का गुणज आ रहा है तो सिक्के को छाल, नहीं आ रहा है तो 3 गुणज नहीं आ रहा है तो सिक्के को छालना है। तो हेड और टेल कुछ भी आ सकता है उसके साथ में। और 3 का गुणज आ रहा है तो फिर पासे को छालना है, और पासे को छालना है दोबारा में तो फिर 6 तक कुछ भी आ सकता है। या फिर 3 के बाद मान लीजिए 4 आ गया तो 3 का गुणज नहीं है तो फिर सिक्के को छालेंगे। तो हेड भी आ सकता है इसके साथ में और टेल भी आ सकता है। फिर 5 आया मान लो तो फिर सिक्के को छालेंगे क्योंकि 3 का गुणज नहीं है तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। या मान लीजिए 6 आ गया, 6 3 का गुणज है तो फिर पासे को छालेंगे। तो इसके साथ क्या आ सकता है, 1 भी, 6 के साथ 2 भी, 6 के साथ 3 भी, 6 के साथ 4 भी, 6 के साथ 5 भी और 6 के साथ 6 भी। ये रिजल्ट बन रहा है रिपोर्ट। तो कितने रिजल्ट हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जो NS है वो आ रहा है कुल 20। ठीक है, 20 रिजल्ट बन रहा है। भाई सिक्के को छाला, सॉरी पासे को छाला, अगर 3 का गुणज आएगा तो उसके साथ दोबारा फिर पासे को फेंकेंगे। पासे को फेंकेंगे तो उसके साथ क्या क्या आ सकता है, 6 तक कुछ भी आ सकता है। और 3 का गुणज नहीं आएगा तो फिर सिक्के को छालेंगे तो उसका हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। तो कुल 20 परिणाम बन रहे हैं। अब ये बोलना है ई घटना क्या कह रही है। मान लीजिए माना ई घटना, ई घटना में ये कहा गया है कि घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना है। ये दिया है न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 आना। घटना ई क्या कह रही है, न्यूनतम एक पासे पर, कम से कम एक पासे पर संख्या 3 आना। तो अब पहले कम से कम का मतलब क्या है, एक पासे पर भी 3 आ सकता है या दोनों पासों पर भी 3 आ सकता है। तो पहले एक वालों को ले लो, कम से कम एक पासे पर 3 आना। तो कम से कम एक पासे पर 3 देखो किस किस में आ रहा है, एक पासे पर 3 इसमें आ रहा है तो 3,1 आ जाएगा, 3,2 भी आ जाएगा। कम से कम एक पासे पर 3 लो, पहले ये भी है 3,4 3,5 3,6 और कम से कम एक पासे पर 3 आ रहा है और कोई नहीं आ रहा। तो ये कम से कम एक पासे पर 3 है। और कम से कम एक पासे पर 3 का मतलब क्या है, एक पासे पर भी 3 चलेगा, 2 पासों पर भी 3 चलेगा। तो एक पासे पर तो 3 हमने ले लिया, अब 2 पासे पर 3 किन पे आ रहा है, ये रहा, दोनों पासों पर 3 आ रहा है। तो 3,3 ये हो गए। तो NE कितना हो गया, NE हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो PE भी निकाल सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो देख लेते हैं। तो NE/NS तो कितना हो गया, 6 बटे कितना 20, 2 तिया 2 धाई
3/10। अब f घटना क्या करी, ये तो हमें दी थी। f घटना में क्या कहा है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। f घटना क्या कह रही है, सिक्के पर पट प्रकट होना, पट प्रकट होना। तो भाई देखो सिक्के पर पट कितने पर प्रकट हो रहा है, पट यानी टेल, तो 1, t पट आ रहा है, 2, t पट आ रहा है, और 4, t पट आ रहा है, 5, t पट आ रहा है। तो NF 4, तो PF 4/20, 4 पंजे 20, 1/5। अब कॉमन देखो E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देख भाई इसमें तो TT वाले हैं, इसमें तो कोई TT वाला है ही नहीं, तो 0, कॉमन तो 0 है। तो NE इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा भाई, 0। तो PE इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा भाई, तो 0/20 यानी 0। अब आपको निकालना है सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी PF/E। तो PF इंटरसेक्शन E/PE, तो ये वैल्यू तो आ रही है 0, और ये दे रखी है हमें 3/10, और भाग देंगे तो फाइनली 0 आंसर आपका आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0। क्लियर ना, ऐसे आपको करना था। तो ये आपका 15वां प्रश्न था बच्चों। कौन सा प्रश्न था ये, 15वां। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 2 आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही होगी आपको। कंडीशनों को पढ़ना है, जो शर्त दी हैं उन शर्त को ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ें लिखनी है, उन कंडीशंस को पढ़ते हुए समझते हुए, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रही है इसलिए तो कंडीशन लगा देते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके ऑप्शन वाले 2 क्वेश्चन और हैं ना, और देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज फिर समाप्त है। 16वां सवाल देखिए, इसमें क्या दिया है बच्चों, PA दे रखा है 1/2, PB दे रखा है बच्चों 0, और PA/B पूछा है। तो भाई 4 ऑप्शन है, क्या होगा, चलो ऐसा करो फॉर्मूला लगाओ आप। तो फॉर्मूला लगाएगा हम PA/B का, तो क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B/PB। ठीक है, तो भाई इसकी वैल्यू तो अभी हमें पता नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू तो पता है कितनी, 0 है, और 0 से हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, 0 से किसी में भाग देते हैं क्या आता है, अपरिभाषित आता है। तो ऑप्शन नंबर परिभाषित नहीं है, मतलब ऑप्शन में कहा है परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित, दोनों का मीन्स एक ही है। ठीक है, या परिभाषित नहीं है, ये ऑप्शन में लिखा, तो एक ही बात है ये। ठीक है, एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, 17वें सवाल में देखिए बच्चों क्या दे रखा है आपका, A और B 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि, ये दिया है बच्चों, A और B 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA/B बराबर है PB/A के। ठीक है, और डज नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन दोनों में से ठीक होगा, ये कहा है। A और B 2 घटनाएं हमें इस प्रकार दे रखी हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो देखिए PA/B का फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B/PB, और PB/A का क्या होता है, PB इंटरसेक्शन A/PA। लेकिन ये तो आपस में बराबर होते हैं, तो इससे ये कट गया, तो इसका क्रॉस इधर, इसका क्रॉस इधर, तो PA = PB। ठीक है भाई, PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PB इंटरसेक्शन A के, तो दोनों सेम माने जाएंगे इसलिए कट जाएगा, ये होता है। ठीक है बच्चों, तो कट गया, तो ये तो बचा PA = PB। और ऑप्शन देख लीजिए एक बार, यस, ऑप्शन नंबर 4 D करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर D है आपका। तो बच्चों ये आपकी 13.1 एक्सरसाइज समाप्त हुई।
अगर आपने कोई भी पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे तो पहले जाकर शुरू से पहले वीडियो से सभी क्वेश्चंस को देखिए, आपको बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम क्यों सवाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इस सारी चीज़ें डिटेल में, और वो तभी समझ में आएंगे जब आप रेगुलर वीडियो देखते हैं और पूरा देखते हैं। ठीक है, इसका हम 13.2 और कराएंगे, फिर उस चैप्टर में से कुछ भी नहीं कराएंगे क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए।